नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए पीटी और मेंस की क्लास प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था आएगा, जिसमें हम पीटी और मेंस इन दोनों के सारे क्वेश्चन करेंगे और पूरी सिलेबस करेंगे। जैसे पीटी में राज्य व्यवस्था से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में जो है ये वेरी करता है, लेकिन 100-120 के करीब रहता है, कभी ये 90 भी चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए, आज सबसे पहले शुरुआती क्लास है, तो संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से प्रस्तावना, मूल अधिकार, इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे और संपूर्ण टॉपिक करवाया जाएगा। और इस बीच में पीटी का जो क्वेश्चन होता है उसे भी इसी तरह करवाया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। मेंस में मैंने जो लिखा है और उसे इवेलुएट किया गया है, वो कॉपी भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आप लोग देख सके कि किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए चलते हैं। संविधान क्या है, सबसे पहला टॉपिक। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। शासन या किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, शक्ति का संविधान जो है शक्ति का मानचित्र है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, देश की सर्वोच्च विधि है, इससे ऊपर कोई विधि नहीं है। सारा जो भी देश का में कोई भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इसी संविधान के द्वारा ही दी जाएगी। ये शक्ति का मानचित्र है, किसकी क्या शक्ति होनी चाहिए वो बताता है। शासन क्या है, सार्वजनिक जीवन का संचालन, जैसे राजनीति किस तरह से, प्रशासन क्या होनी चाहिए, कानून क्या होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं। संविधान जो है शक्ति का सीमांकन करता है, यानी बताता है सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्ति क्या होनी चाहिए, वो निर्धारण करता है। जैसे कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी, विधायिका की शक्ति क्या होगी, न्यायपालिका की शक्ति क्या होगी, आरबीआई और वित्त आयोग की शक्ति क्या होगी, इस सब की शक्ति क्या होगी, ये सरकार के अंगों और संस्थाओं पर शक्ति का नियंत्रण व निर्धारण दोनों करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति क्या होनी चाहिए, यानी केंद्र के पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य के पास कौन सी रहेगी, दोनों के बीच समवर्ती सूची में क्या रहेगी, तो इसका निर्धारण करता है। ठीक है, संविधान नागरिक के अधिकार यानी शक्ति का निर्धारण करता है, जो नागरिक का क्या क्या अधिकार है, जैसे मूल अधिकार हम लोगों का है, तो इस तरह का संविधान इसका निर्धारण करता है। तो शायद हम लोग संविधान को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिएगा, शायद आप बेहतरीन रूप से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था संविधान का जो है व्यावहारिक रूप है। ठीक है, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, व्यवहारिक रूप है, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर जो सामने आ जाते हैं उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से 3 तत्वों से बना होता है, जिसमें संसद का कानून होता है, न्यायपालिका का निर्णय होता है और संविधानेतर संस्था होता है। हम तीनों को देख लेते हैं आगे। तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अभी एक तो था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर, अभी उसी से फिर रिलेटेड 2020 में एक आया गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। इंटरनेट इसमें एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। फंडामेंटल राइट पढ़ते वक्त हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, इसके लिए कोई चिंता ना करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संस्था वहाँ जिक्र आया था ना, तो संस्था कितने प्रकार की, तो संस्था जब भी होगी संस्था 3 प्रकार की है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के द्वारा बनाया गया होगा, और संवैधानिक संस्था, संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था। तो ये 3 प्रकार की संस्था है, लेकिन संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक सांविधिक और दूसरा कार्यकारी, यानी सांविधिक स्टैट्यूटरी और कार्यकारी जो है एग्जीक्यूटिव। चलिए अब देखते हैं संवैधानिक संस्था क्या है। संविधान के द्वारा जो संस्था बनाई गई होगी वो संवैधानिक संस्था कहलाएगी। जैसे भारत का वित्त आयोग होगा तो आर्टिकल 280 में होगा, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में होगा, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में होगा। इस तरह की अन्य संस्थाएं हैं, उनका भी हम जिक्र कर सकते हैं। अब असंवैधानिक संस्था क्या है, तो असंवैधानिक संस्था में वे संस्था जो संविधान विरोधी हो और संविधान के द्वारा वास्तविक रूप से इन्हें कोई अनुमति प्राप्त नहीं होती हो, लेकिन ये वास्तविक में एग्जिस्ट करता है। जैसे उल्फा संस्था हो गया, बब्बर खालसा हो गया, ये सब असंवैधानिक संस्था है, लेकिन वास्तविक रूप से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये संस्थाएं। अब चलते हैं तीसरा, संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था। वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो बनाए क्यों जाते हैं, तो संविधान के आदर्शों को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है, संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था क्या है, तो वे संस्था जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हो सकता है संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर बनाया क्यों जाता है? तो संविधान के आदर्श को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए, जैसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, इस तरह की और संस्थाएं आ सकती हैं। ये दो भाग में बांटे गए हैं, तो सांविधिक और कार्यकारी, ठीक है, हम दोनों को देखेंगे। सांविधिक जो है स्टेटुटरी, ये संसद के कानून से निर्मित संस्था जो है वो संस्था सांविधिक कहलाएगा। जो संसद कानून अपना कानून पास करती है और उसके द्वारा संस्था, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो NHRC है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब है। और कार्यकारी संस्था क्या है? जो संस्था राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से बनता है, ठीक है। कार्यपालिका की हम फिर विस्तृत व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अभी कार्यपालिका को इतना ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसमें नीति आयोग जैसे हो गया, जो संस्था राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से, ये कार्यकारी कहलाता है। जो संसद के कानून से संबंधित हो सांविधिक कहलाता है, ठीक है, सांविधिक कहलाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो चलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम अनुच्छेद के बारे में बताएंगे कुछ, जो अनुच्छेद क्या है, उसके बाद वोटिंग राइट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद संसद में मतगणना संबंधित कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो फिर विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलें, ठीक है। धन्यवाद।